心中的幻想。में मूवी की शुरुआत होती है 1861 में। चाइना के ऊपर काफी सारे देश हमला कर रहे होते हैं, लेकिन चाइनीज लोग अपना सर झुकाने के लिए तैयार नहीं होते। वो लोग लड़ाई करने के लिए वुशु टेक्निक सीख रहे होते हैं और इस सब के दौरान एक नया योद्धा सामने आता है। अब हमें काला सूट पहना हुआ एक आदमी को दिखाया जाता है। उसको किसी गुफा के अंदर बंदी बनाया हुआ है। जैसे ही लोग उस आदमी को जान से मारने वाले होते हैं, तभी काले कपड़ों वाले की एक सेना वहां पर आ जाती है। एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है जिसमें काले कपड़ों वाली सेना के लोग बिना किसी डर की लड़ाई कर रहे होते हैं। उसी सेना का हिस्सा होता है जनरल सू, जिसको लड़ाई करने के तरीकों के साथ साथ उसकी हिम्मत के लिए भी जाना जाता है। अब राजकुमार की जान बचाने के लिए राजकुमार सू से बोलता है, मैं तुम्हें अपना गवर्नर बना रहा हूँ। जिसके जवाब में सू बोलता है, राजकुमार मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी के भाई यॉन को गवर्नर बना दीजिए। लेकिन अब राजकुमार सू की बातें रोकते बोलता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अगर तुम गवर्नर नहीं बनोगे तो मैं यॉन को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अब ये बातें सुनकर सू ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। वो तो एक वुशु मास्टर बनना चाहता है। वो सभी लोगों को अपनी वुशु टेक्निक सिखाता है। अब सू यॉन को बोलता है, मुझे विश्वास है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम जरूर ही गवर्नर बनोगे। और फिर शाम के समय सू वहां से चला जाता है। इस तरह करते करते 5 साल गुजर चुके हैं। अब यान सू और उसके परिवार से मिलने जाता है। सू और उसका परिवार खुशियों के साथ अलग ही रह रहा होता है और इसके दौरान सू अपनी मार्शल आर्ट्स को बेहतर करने में लगा हुआ है। यॉन को अपनी बहन यिंग मिलती है, जो कि अपने बेटे फैंग की मुलाकात यॉन से करवाती है। यॉन को अपने पापा की बोली किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। असल में वो यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आया हुआ है। यॉन को पता लग गया है कि उसके असली पापा को इस बूढ़े आदमी ने मारा है। यॉन ने इन 5 सालों में एक खतरनाक टेक्निक सीख ली है और झूठ बोलने के लिए वो बूढ़े आदमी को मार देता है। हिंग ये सब कुछ देख लेती है और फैंग को लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन आखिर में माँ बेटे को पकड़ ले जाता है और यॉन के सामने लाया जाता है, जो कि अभी भी खून चाहता है। अब ये सभी खबर सू को पहुंचती है कि उसके पापा को मार दिया गया है, इसलिए वो जल्दी से सभी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचता है तब तक सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। तभी अचानक ही उसके पेट पर बहुत सारे खंजर चला जाते हैं, लेकिन वो अपनी टेक्निक की मदद से सभी खंजरों से बच जाता है। वो अपनी तलवार उठाकर उस लड़की से लड़ने लगता है जो उस पर खंजर चला रही होती है। ये लड़की काफी अच्छी लड़ाई कर रही होती है, लेकिन हमारा सू भी छोटा मोटा योद्धा नहीं है, वो भी अच्छे से लड़ाई कर रहा होता है। तभी काले कपड़ों वाला एक और योद्धा वहां पर आ जाता है और उस लड़की के साथ मिलकर सू पर खतरनाक हमला करता है। उनकी तलवार पास वाले घर को पूरी तरह से तबाह कर देती है। दूसरी तरफ यॉन अपने असली पापा को श्रद्धांजलि देने आया होता है, लेकिन तभी सू आता है और सभी सिपाहियों पर हमला करने लगता है। सू अपने पापा की मौत का बदला लेना चाहता है। दोनों वुशु मास्टर नदी के किनारे में लड़ाई करने में लगे हुए हैं और कुछ देर में सू को महसूस होता है कि उसकी तलवार यॉन के सामने बेकार है। अब यॉन अपने कपड़े उतारता है और तब जाकर पता चलता है कि उसके शरीर पर एक कवच सिला हुआ है। अब दोनों योद्धा बिना तलवारों की लड़ाई कर रहे होते हैं और सू अपनी बढ़िया बढ़िया टेक्निक्स दिखा रहा होता है। लेकिन ऐसे ही किसी मौके के लिए यॉन के पास कोई खास टेक्निक होती है। वो जहरीले 5 पंजों वाली नाम की एक टेक्निक यूज करता है जिससे कोई नहीं बच सकता। यॉन बिल्कुल अपने असली पापा की तरह बन गया है। बेचारा सू लड़ाई में हार जाता है, लेकिन यॉन उसकी जान बख्शने का तय करता है और उसको उठाकर नदी में फेंक देता है। अब सू की पत्नी यिंग ये सब कुछ देख नहीं पाती और अपने पति को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। यिंग को नदी में होश आता है, लेकिन सू को अभी तक होश नहीं आया होता। अब यिंग सू को एक चीज पर रखकर पहाड़ी के ऊपर तक खींच रही होती है। इतनी देर तक सू को खींचने की वजह से यिंग के पूरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ होता है। एक समय पर तो यिंग के हाथों से सू छूट ही जाता है और पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर यू नाम की एक औरत उनकी मदद करने के लिए वहां पर आ जाती है। कुछ समय बाद सू को डॉक्टर यू के घर में होश आता है। यू और यिंग के बीच अब ठीक ठाक दोस्ती हो गई है। सू की पत्नी यिंग अच्छी वाइन बनाती है जिसको यू ले जाकर गरीबों में बांट देती है और इसके साथ साथ कुछ दवाइयां भी बांटती है।
सू बड़ी मुश्किल से इस जहरीले पंजे वाले टेक्निक से बच पाया, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो इस हमले के बाद जिंदा बच जाते हैं। उसके सीधे हाथ की मांसपेशियां तो बिल्कुल खत्म हो गई है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और इससे सू बहुत ज्यादा दुखी होता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो अपने हाथ से चावलों की टोकरी भी नहीं उठा पाता। बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और शराब के सहारे अपनी जिंदगी चला रहा होता है। तीनों यू के घर में साथ साथ रह रहे होते हैं। बहुत दिन गुजर चुके होते हैं, लेकिन सू को अभी भी होश नहीं आया है और वो अभी भी शराब में डूबा हुआ है। अब एक दिन यिंग बोलती है, मैं बहुत समय से इंतजार कर रही हूँ कि किस दिन आप पहले जैसे बनोगे, लेकिन लगता है ऐसा होना बहुत मुश्किल दिख रहा है। और ये बात सू के दिल पर लग जाती है और वो अपने टेक्निक्स की प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर देता है। वो वापस पहले जैसा ही ताकतवर होता जाता है। लेकिन एक दिन उसको दिखाई देता है कि दो बूढ़े आदमी किसी टेक्निक की मदद से हवा में उड़ रहे हैं। वो दोनों बूढ़े आदमी सू को किसी खास जगह पे लेके जाते हैं, जो कि मंदिर जैसा दिख रहा होता है। पर ये जगह तो ऐसी लग रही है जैसे कि कोई सपना हो। तभी काले कपड़े पहना हुआ एक बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम्हें भगवान वुशु को हराना पड़ेगा, तभी तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे। लेकिन ऐसा करना सू के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके हाथ पहले जैसे ताकतवर तो जरूर हो गए हैं, लेकिन उसका खुद पर से विश्वास खत्म हो चुका है। अब सू भगवान वुशु के सामने पहली लड़ाई तो हार जाता है, लेकिन वो जल्द ही वापस भी आता है। अब दोनों अपनी लाठियों के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं और दोनों के बीच बराबरी की लड़ाई चल रही होती है। लेकिन अचानक ही वुशु भगवान सू को एक और बार हरा देता है। अब सू के काफी दिन ऐसे ही गुजर रहे होते हैं। दोनों बार बार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं ताकि सू का खुद पर से विश्वास वापस जाग जाए। एक दिन दिखाते हैं तो सू वुशु भगवान से हारकर घर पहुंचता है। उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म लगे हुए होते हैं। इस सब के दौरान उसका शरीर तो ताकतवर हो रहा है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अभी भी वैसी है। वो अभी भी दिमाग से बहुत कमजोर है। एक दिन यू यिंग से पूछती है, ये वुशु भगवान क्या है, ये सच में है भी या नहीं? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा पति पागल हो चुका है, वो खुद से कोई उल्टी फुल्टी चीजें कह रहा है। इस तरह करते करते पूरा एक साल गुजर जाता है और अब यिंग तय करती है कि वो सू की ट्रेनिंग देखने जाएगी। वो देखती है कि सू खुद के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और अकेले भगवान से बातें कर रहा होता है। यिंग इस बारे में सू को बताती है, लेकिन सू को इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भगवान सच में है या नहीं। अगर इस तरह मैं ताकतवर बन सकता हूँ तो ये तो बहुत बढ़िया है। मैं अपने परिवार को वापस पूरा करना चाहता हूँ। मैं हमारे बेटे को वापस हमारे पास लाना चाहता हूँ। अब यिंग बैठे बैठे शराब पी लेती है। वो हवा से बातें कर रही होती है। वो बताती है कि वो वापस अपने बेटे से मिलना चाहती है, अपने बेटे से बात करना चाहती है। अब सू भी उसके साथ बैठकर शराब पीने लगता है। अब सू धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनता जाता है। अब भगवान वुशु बोलते हैं, तुम्हारा खुद पर विश्वास वापस जाग गया है। मेरे हिसाब से तुम अपनी लड़ाई के लिए अब बिल्कुल तैयार हो। सू को महसूस होता है कि ये भगवान और बाकी सभी चीजें सिर्फ उसके दिमाग में है और ये इसलिए ताकि वो खुद को ताकतवर बना सके। वैसे दोस्तों, बचपन में मुझे भी मार्शल आर्ट सीखने का काफी मन था। क्या आप भी मेरी तरह मार्शल आर्ट्स पसंद करते हैं? कमेंट करके बताइएगा। अब घर पहुंचकर सू को खत मिलता है जिसमें यिंग ने लिखा हुआ है कि वो अपने बेटे के पास वापस जा रही है। यिंग अपने बेटे के लिए वापस योन के पास आई है, लेकिन योन का ऐसा करने का कोई मूड नहीं है। इस सब के दौरान सू भी महल के अंदर पहुंच गया है और सभी सिपाहियों से लड़ने में लगा हुआ है। वो हमेशा की तरह ताकतवर दिख रहा होता है। तभी योन अपने आदमियों को बोलता है, तुम लोग यिंग को जंगल में ले जाकर जिंदा दफना दो। और इसके दौरान दिखाते हैं तो सू तो पहरेदारों से लड़ने में लगा हुआ है। यिंग को अब एक डब्बे में डाला जाता है और फिर उसको जमीन में जिंदा ही दफना दिया जाता है। जिन लोगों को पता था कि यिंग को कहाँ दफनाया गया है, उन लोगों को योन ने जान से मार दिया है। योन के दोनों बॉडीगार्ड्स को सू मार देता है और अब आखिरकार वो उस आदमी से लड़ पा रहा है जिसको एक समय पर वो अपना भाई मानता था। अब योन अपनी जहरीली पंजों वाले टेक्निक्स यूज करता है, लेकिन सू इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि योन उसका कुछ भी नहीं कर पाता। सू योन को फिर एक गड्ढे में गिरा देता है जिसके अंदर बहुत सारे जहरीले सांप होते हैं। दोनों अंदर एक दूसरे से खूब लड़ने में लगे हुए होते हैं। सू योन के शरीर पर सिला हुआ थोड़ा सा कवच भी उतार देता है
अब सू अपनी मुट्ठी पर एक चेन बांधता है जिससे योन उसका सामना नहीं कर पाता। सू योन का पूरा कवच खींच कर निकाल लेता है और फिर एक जबरदस्त मुक्का मारता है। तभी सू का बेटा आता है और योन को ना मारने को बोलता है क्योंकि उनको नहीं पता कि यिंग को कहाँ दफनाया गया है। सू जल्दी से जंगल में जाता है और बारिश की वजह से जमीन में दफनाया डब्बा उनको दिखने लग जाता है, लेकिन उसके पास इतना सारा समय नहीं है कि वो यिंग को बाहर निकाल सके। यिंग अब तक मर चुकी है और अब उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता। अब सू एक शराबी बन चुका है और पागल भी हो गया है। उसका बेटा अपने पापा का ध्यान रखता है और वो कोशिश में लगा हुआ है कि उसके पापा पहले जैसे हो जाए, लेकिन बेचारे की मेहनत का कोई फायदा नहीं दिख रहा होता है। सू को काफी बार चाइनीज और बाहर के देशों के लोग देखते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन सू इन सभी चीजों से दूर रहता है। अब सू किसी नई जगह पर जाता है और वहां बैठा हुआ शराब पीता है, लेकिन वो असली शराब नहीं है। एक आदमी का ध्यान सू पर जाता है, इसलिए वो सू को कुछ शराब पिलाता है, लेकिन किसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी हमें ड्रंकन फिस्ट टेक्निक्स देखने को मिलती है। हाँ जी दोस्तों, ये वही टेक्निक है जिसको हम बहुत समय से जानते हैं। सू और उससे लड़ने वाला आदमी शराब पी रहे होते हैं और साथ ही साथ लड़ाई करने में भी लगे हुए हैं, लेकिन अचानक ही वो दूसरा आदमी गायब हो जाता है। तभी माँ नाम का एक आदमी बिल्डिंग में आता है और सू से बोलता है, मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ मिलकर लड़ना चाहता हूँ। लेकिन सू अभी भी अपनी दुनिया में खोया हुआ है, इसलिए माँ सू की तलवार उसको वापस करता है। सू माँ से बोलता है कि तुम मेरे बेटे फैंग का ध्यान रखो और फिर फैंग को वो अपने से दूर भेज देता है। इसके बाद सू को कुछ चीजें दिखाई देती हैं और उसको कुछ चीजें समझ में भी आ जाती हैं कि हो क्या रहा है। उसको अपने बेटे फैंग से जुड़ा प्यार वापस याद आ जाता है। अब दिखाया जाता है कि माँ किसी से लड़ने के लिए आया हुआ है, इसलिए सू और फैंग भी उसके साथ आए हैं। सू अपनी तलवार भी वापस दे देता है और उसको इतने बेकार कपड़ों में अंदर ही नहीं आने दिया जाता, इसलिए माँ अपने कुछ कपड़े उसको दे देती है। फिर वो सभी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि किसी और देश का आदमी एक चाइनीज आदमी को जान से मार रहा है। अब असली लड़ाई होने वाली है, जो कि इस खतरनाक आदमी और माँ के बीच है। माँ उस आदमी के मुक्कों से बचने की कोशिश करता है और उस आदमी को कुछ मुक्के भी मारता है, लेकिन माँ उस आदमी के सामने कुछ नहीं है। वो आदमी माँ के ऊपर कूदकर अपने को नहीं मारता है। उस राक्षस जैसे दिखने वाले आदमी का मुक्का माँ के बुरे हाल कर देता है, इसलिए माँ को बचाने के लिए फैंग भी अंदर आ जाता है। फैंग उस बड़े आदमी के पैर पर काट लेता है, इसलिए वो आदमी फैंग का गला पकड़कर उसको ऊपर उठा लेता है। अब बेचारा छोटा सा फैंग बोलता है कि पापा मुझे बचाओ, और तभी वहां पर सू पहुंच जाता है। वो इतनी तेजी से आदमी के ऊपर मुक्का मारता है कि वो आदमी दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाता। तभी दो आदमी सू से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो दोनों सू को टच भी नहीं कर पाते। सू उन दोनों की खतरनाक पिटाई करता है, जैसे कि वो दोनों चावल की बोरी हो। लेकिन इस बात से वो दोनों आदमी बड़े गुस्सा हो जाते हैं और किसी तरह से एक मुक्का मार ही देते हैं, लेकिन ये मुक्का उन लोगों को बचा नहीं पाता। सू अपनी शराब पीकर लड़ने वाली टेक्निक में इतना माहिर है कि वो एक आदमी को तो चीता के पास फेंक ही देता है और दूसरे आदमी को मार मार के उसका कुचुम्बर बना देता है। अब बाहरी देश के बहुत सारे लोग सू से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। जैसे ही एक आदमी सू को चाकू मारता है, तभी सू बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो इतनी तेजी और ताकत से हमला करता है कि सभी लोग मिलकर भी उसको टच नहीं कर पा रहे होते हैं। उसकी फुर्ती के सामने कोई टिक नहीं पाता और वो सभी लोगों को जान से मार देता है। लेकिन इस सब के दौरान वो लगभग खुद को भी मार देता है। उसका सर पीछे से जमीन पर टकराता है और तभी उसको अपनी पत्नी यिंग दिखती है, जो सू के पास आकर बोलती है, सू तुम्हें उठना होगा मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए। वो आगे बोलती है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। सू को अचानक ही होश आता है और अपने बेटे की मदद से वो खड़ा हो जाता है। अब उसने अपनी ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर दी है, लेकिन अब की बार वो ड्रंकन फिस्ट स्टाइल को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों जाने से पहले आपको एक ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें एक लड़की अपने घर में इतने सारे लॉक लगा के रखती है, लेकिन फिर भी उसके घर में कोई घुस आता है और उसकी प्राइवेट लाइफ में दखल देने लगता है। आखिर ये कैसे हुआ, ये सब कुछ देखने के लिए देखिए डोर लॉक मूवी।
बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।